विज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आराम आराम से करेंगे, थोड़ी तबीयत भी नासाज है, चीज़ों को बस समझिए। कल हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था मास एंड वेट के कॉन्टेक्स्ट में, हमने अच्छे समझ लिया था। आज हम क्लास 9th NCERT साइंस की किताब से चैप्टर 10 ग्रेविटेशन कर रहे हैं अपने माध्यम से, जो हम फिज़िक्स करा रहे हैं आपको। ओके, और इसमें हमने कल तमाम कंसेप्ट सीखे। मास और वेट के मामले में थोड़ी आपकी नॉलेज भी ले लेते हैं और थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी एड्रेस कर लेते हैं। इनमें अंतर बताना होगा। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो है, मास क्या होता है मुझे बताएं। पहला पॉइंट, मास क्या है? मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास है। अच्छा चलिए, ये मास हुआ। तो वेट क्या होता है? वेट होता है कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स के साथ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, ये वेट होता है। आई बात समझ में? पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, मास के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम। वेट के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। वेट के यूनिट न्यूटन इसलिए होते हैं क्योंकि वेट एक तरह से वो फोर्स ही तो है जिस अमाउंट ऑफ फोर्स से अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, या वेट अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, या वेट वो फोर्स ही तो है जो वो ऑब्जेक्ट अर्थ पर एग्जर्ट कर रहा है। जिस फोर्स से मैं अर्थ हूँ, मैंने रस्सा डाल करके उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचा, ये उसका वेट है। इसी फोर्स से वो इसी वेट के साथ तो वो अब मुझ पे आके फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, तो वो वेट है। तो वेट और फोर्स कंसेप्ट यहाँ पे सिमिलर हैं, तो इसलिए फोर्स के यूनिट न्यूटन है तो वेट के भी न्यूटन है। ओके, मास कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? वो कांस्टेंट होता है क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट मैटर है, तो वो चाहे अर्थ पे है या मून पे है या कहीं भी और है, मैटर तो अनचेंज्ड ही रहेगा ना, मैटर तो उतना ही रहेगा। वेट वेरिएबल होता है कि कांस्टेंट? वेट वेरिएबल होता है। वेट वेरिएबल होता है। क्यों वेट वेरिएबल होता है? क्योंकि वेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट होता है, और ग्रेविटेशन बदलती है। जैसे कि अर्थ की अलग है और मून की अलग है, तो फिर वेट भी उस हिसाब से बदल जाएगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला मास इंटू जी है, m इंटू स्मॉल जी, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जी की मात्रा बदलते ही वेट भी बदल जाएगा ना। अगला कंसेप्ट, क्या मास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ज़रूरी है। क्या वेट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? हैं? हैं? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेट ऑलवेज डाउनवर्ड ही होगा। वेट ऑलवेज डाउनवर्ड ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, नीचे की ओर ही भार लगता है। आपके कोई ऊपर हो तो वो नीचे भार लगा रहा है, तो आपके ऊपर भार लग रहा है। तो वेट में एक डायरेक्शन होती है। ओके, और वेट और मास के कॉन्टेक्स्ट में आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं? कोई अंतर बता सकते हैं? इतना बहुत है, समझ लिया, बाकी समझते रहना ज़िंदगी भर। जहाँ जैसे मास इनर्शिया का मेजर है, वैसे ही वेट किसका मेजर होगा? फोर्स का। वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंसेप्ट के वाया फर्क आ गया ना था ना वेट में, तो वेट उसी का मेजर है। या सीधा सीधा हमने ये भी बताया था, वेट मास का मेजर है। आई बात समझ में? वेट इज इक्वल टू एम जी, जी तो फिक्स ही है फिर, तो फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में समझते हैं। चलिए, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, आप मुझे एक जवाब दीजिए कि ऊँट के पाँव रेत में धंसते क्यों नहीं हैं? कैमल जो है, उसके जो पैर हैं वो रेत में धंसते क्यों नहीं हैं? आपके धंस जाते हैं, उसके क्यों नहीं धंसते? वो कैसे चल पाता है? ये एक सवाल है मेरा। दूसरी तरफ, ये कैसे हो पाता है कि जितनी भी काटने छाँटने वाली चीज़ें हैं उनके एक तरफ हमने धार लगाई होती है, धार लगाई होती है ना, फिर जो दीवारों में ठोकने वाले कील हैं
वो एक तरफ से नुकीले क्यों होते हैं? तो उन चाकू, छुरियों और तलवारों पर धार, दीवार पे ठोकने वाले कीलों पर नोकीली उनकी नोक एकदम नोकीली बनाना, उनकी टिप एकदम कॉनिकल बनाना, ऊँट क्यों नहीं रेत में धंसता है? इस तरह कई सवाल है। और बड़ा सा पानी का जहाज़ क्यों नहीं पानी में डूबता है? ये कई तरह के प्रश्न है ना, इन्हीं के हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखें, एक बात बताएं मुझे सिमरन, सपोज़ कीजिए कि आपने हाथ में एक नेल पकड़ा है और उसे आपको इस दीवार में ठोकना है, यानी कि लगाना है। तो उसके लिए आप नेल को इस तरह से पकड़ेंगे और नेल को इस तरह से ठोकना शुरू करेंगे, यानी कि आपने जो उस नेल का वो ब्रॉड एरिया था, यानी कि उसकी जो कैप थी, उस पर हिट करना शुरू किया। और उस पे हिट होने की वजह से वो जो नेल का टिप है, नेल के टिप पर फोर्स डेवलप हुई। और वो फोर्स जो डेवलप हुई उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया उस वॉल के ऊपर, हुआ ना? तो ऐसे में वो नेल उस दीवार में चला गया ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वॉल है और ये जो नेल है, तो नेल पर आप हिट कर रहे हैं तो एक्चुअली में इस वॉल के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ना। तो जब भी आप किसी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, इसे हम एक ख़ास तरह का नाम दे सकते हैं ना। इसका नाम है थ्रस्ट। थ्रस्ट कुछ भी नहीं, एक फोर्स है जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। इट इज़ थ्रस्ट। आई बात समझ में? और मैंने यहाँ पर लिखा भी है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। आई बात समझ में? अब इस मामले में हम देखें तो ये जो वॉल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पर हम इस तरह से ठोक रहे हैं तो परपेंडिकुलर ही लग रही है ना, इसकी वजह से वो कील अंदर चला गया ना, तो इसे हम थ्रस्ट कहते हैं। ओके, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर आप उस कील को उल्टा कर दें, उसकी कॉनिकल साइड पर हिट करें और उसकी जो कैप है उसको दीवार की तरफ रखें, तो क्या वो कील उस दीवार के अंदर जाएगा? जबकि आपका जो हिट करने का फोर्स था वो सेम, आपने फोर्स चेंज नहीं किया। ओके, आपने फोर्स चेंज नहीं किया, वो सेम ही रखा, लेकिन फिर भी कील अंदर नहीं गया। ओके, इसको समझने के लिए कई और सिद्धांत जन्म ले जाते हैं। वो क्या? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ही यूज़ करते हुए जैसे ही हमने उस नेल को रिवर्स कर दिया और उसका जो ब्रॉड सरफेस था वो वॉल के कांटेक्ट में आ गया, और जो उसका बहुत ही कॉनिकल सरफेस था वो आपके हैमर के कांटेक्ट में आ गया, तो ऐसे में ये जो कील है उस लेवल पर, उस दीवार पे प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाया कि ये अंदर चला जाए, जबकि अमाउंट ऑफ फोर्स तो सेम था। तो यानी कि वो कील इस फोर्स की मदद से उस दीवार पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। ये क्या है? इफ़ेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्ट। तो कील पर जब आप हिट कर रहे हैं, आप कील पर एक फ़ोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की मदद से वो कील उस दीवार के ऊपर एक इफ़ेक्ट लगा रहा है, ये कील उस दीवार पर एक इफ़ेक्ट लगा रहा है। अब जब मैं फोर्स सेम रखता हूँ तो भी आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने उस नेल का एरिया चेंज किया, दीवार पे लगने वाला इफ़ेक्ट बदल गया। इस इफ़ेक्ट को मैं प्रेशर का नाम दे सकता हूँ ना। तो प्रेशर बदल गया। जब प्रेशर हाई होगा तब कील उस दीवार में जाएगा, या जब प्रेशर लो होगा तब कील उस दीवार में जाएगा? जब प्रेशर हाई होगा तो कील उस दीवार में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स को सेम रखा हुआ है, यानी कि थ्रस्ट तो सेम ही है, और वो थ्रस्ट इस तरह से काम कर रही है कि उसके सामने एरिया कितना है, वो इफ़ेक्ट उस कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट करेगी उस वॉल पे। आई बात समझ में? तो ऐसे में अगर थ्रस्ट
पर यूनिट एरिया ही चलता है, तो अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो उस थ्रस्ट के तहत उसी गिवन अमाउंट ऑफ थ्रस्ट या उसी गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स में दबाव कम पैदा होगा ना। और अगर एरिया घटा दिया जाए तो उसी गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स या थ्रस्ट में दबाव अधिक पैदा होगा ना। तो यहाँ से कंसेप्ट प्रेशर का निकल कर के आता है। इसलिए प्रेशर को हम फोर्स पर यूनिट एरिया मानते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर हमने फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा शब्द चुना था? थ्रस्ट। तो फिर प्रेशर क्या हुआ? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या हुआ? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जब हमने एक गिवन अमाउंट ऑफ थ्रस्ट यानी कि फोर्स लगाया और एरिया उस नेल का कॉनिकल साइड था, ओके, और इस केस को हमने बदला कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यानी कि थ्रस्ट लगाया और एरिया उस नेल का कैप वाला साइड था, तो किस केस में ज़्यादा इफेक्ट यानी कि ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा? केस 1 में, जब हमने नेल की कॉनिकल साइड को पकड़ा। तो इसलिए एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। आई बात समझ में? जबकि थ्रस्ट को हमने सेम लेवल पर मेंटेन किया हुआ है, फोर्स को हमने सेम लेवल पर मेंटेन किया है। यही कारण है कि जब आप स्कूल बैग्स की बात करते हैं तो जो उसकी स्ट्रैप्स हैं वो बारीक नहीं रहती और वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहती। उन्हें थोड़ा सा रबरी रखना होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती और वो बिल्कुल बारीक भी नहीं होती। तो इसलिए बच्चों के स्कूल के जो बैग हैं उनकी स्ट्रिप्स काफ़ी चौड़ी रहती हैं, काफ़ी चौड़ी रहती हैं। कारण ये है कि वो जो पर्टिकुलर बैग उस बच्चे ने अपने कंधों पे धारण किया है, वो बैग नीचे की ओर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, नीचे की ओर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। यानी कि अर्थ उसे एक निश्चित फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। वही उस बैग का वेट हो गया ना। वेट की यही परिभाषा समझाई थी ना मैंने। तो वेट अगर इसको मैं यहाँ पर ले लूँ तो ये वेट एक तरह का फोर्स ही तो है, और ये फोर्स अगर मैं ले लूँ तो अर्थ के परपेंडिकुलर ही जा रहा है, तो एक तरह से ये थ्रस्ट ही हुआ ना। और अगर मैं इसे थ्रस्ट ही कह दूँ तो ये थ्रस्ट, ये जो तनियाँ हैं उसकी, ये जो स्ट्रेप्स हैं, इसी के थ्रू ही इफ़ेक्ट दे रहा है ना, इसी पर ही पड़ रहा है ना सारा का सारा। तो इसका एरिया कम होगा तो मेरे कंधों पर उसी गिवन अमाउंट ऑफ वेट यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ थ्रस्ट में उसी बारीक तनियों के साथ मेरे कंधे पर दबाव ज़्यादा होगा या कम? दबाव ज़्यादा होगा, प्रेशर अधिक होगा, और ये पेनफुल होगा। मेरे लाश भी पड़ जाती है, यहाँ पे मार्क्स पड़ जाते हैं, रेड रेड हो जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं इसे ही चौड़ा कर दूँ अच्छे से, तो सेम गिवन अमाउंट ऑफ थ्रस्ट में एरिया बढ़ा दिया मैंने, तो प्रेशर कम हो जाएगा या ज़्यादा? प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए ये कंफर्टेबल रहता है। आई बात समझ में? इसलिए तनियाँ चौड़ी रहती हैं। चलिए दूसरी तरफ हमने बात कैमल की थी कि वो कैसे चल लेता है रेत में। तो जो कैमल के पैर होते हैं वो उसकी टांगों के मुकाबले, नोटिस करिएगा, आपने तो फिल्मों में देखे हैं, ज़रा पास से देख लीजिएगा, वो बहुत चौड़े होते हैं। वो साइज़ में उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी के लिए यही फार्मूला वहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस गिवन अमाउंट ऑफ वेट में भी, यानी कि उस फोर्स में भी, यानी कि उस थ्रस्ट के साथ भी, वो कैमल के पैरों का एरिया क्योंकि अधिक है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो रेत में धंस नहीं रहे हैं, इसलिए वो रेत में धंस नहीं रहे हैं। ये बात समझ में? इसलिए बहुत से जानवर रेत में चल नहीं पाते, वो रेत में धंस जाते हैं। आई बात समझ में? दूसरी तरफ जब आप रेत पर खड़े थे, आपके पाँव रेत पर धंस रहे थे, आपका वही वेट है, लेकिन अब आप उस रेत पर लेट गए, अब आप उस रेत पे धंसते क्यों नहीं हो? तो जब आप बीच के किनारे थे, आपके पैर धंसते चले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप उस बीच पे लेट गए, अब आप धंस भी नहीं रहे हैं ज़मीन में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले वो जो वेट यानी कि वो जो फोर्स
यानी कि वो जो थ्रस्ट है वो जिस सरफेस एरिया पे लग रहा है वो आपका पैर है ना, मतलब उस पैरों के वाया उस ज़मीन पे लग रहा है ना, तो सरफेस एरिया पैर का देखिए। तो फिर गिवन अमाउंट ऑफ थ्रस्ट में एरिया कितना कम है तो प्रेशर कितना ज़्यादा होगा। तो आप ज़मीन में धंसेंगे ना, लेकिन जब आप लेट जाते हैं देखिए आपका वेट बिल्कुल सेम है, वेट नहीं बदला है, यानी कि फ़ोर्स नहीं बदली, यानी कि थ्रस्ट नहीं बदला, लेकिन आपने पैरों के मुकाबले अब कितना बड़ा एरिया एक्टिविटी में ले आए आप, आपकी फुल बॉडी। तो इसकी वजह से जैसे ही आपने एरिया बढ़ाया वैसे ही आपका प्रेशर क्या हो गया, बहुत कम। तो अब आप ज़मीन में धंस नहीं रहे हैं। आई बात समझ में? ऐसे कई उदाहरणों में इस्तेमाल होता है, जैसे चक्कू की धार, जैसे किसी भी इस तरह के टूल की धार। तो आप अगर मान लीजिए कि उसकी धार मार दी गई है, धार है नहीं, अब आप उससे फल काटिएगा, एक तो आपका ज़ोर बहुत लगेगा, यानी कि फ़ोर्स बहुत लगेगी, लेकिन फिर भी फल अच्छे से कटेगा नहीं, प्रिसाइजली नहीं कटेगा। वो आप इतने ज़्यादा फोर्स लगा देंगे कि वो क्रश हो जाएगा। दूसरी तरफ आप उसे एकदम धारदार बनाइए, आप हल्का सा फोर्स लगाइए, उसकी एज इतनी ज़बरदस्त बनाइए तो एरिया इतना का कम है कि अल्टीमेट लेवल ऑफ प्रेशर क्रिएट होगा, स्लाइस वहीं कट जाएगी। आई बात समझ में? ये सारे सिद्धांत एग्जिस्ट करते हैं, आप रोज़मर्रा के जीवन में इन चीज़ों को देखते हैं। ओके, इस तरह के हमें कई तरह के बीचेस पे चलने के लिए या सैंड पे चलने के लिए कई तरह के वॉकिंग स्टाइल सिखाए जाते हैं, कई तरह की चीज़ें पहनने को कहा भी जाता है ताकि हम वहाँ पर चल पाएँ, ताकि हम धंसे ना, प्रेशर को किसी तरह से बस हमें रिड्यूस करना है। ओके, तो हमने ये प्रेशर, थ्रस्ट और एरिया, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया। इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम? आपने समझ लिया प्रेशर एक तरह से उसी गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स में इफ़ेक्ट था उसका। प्रेशर एक तरह से क्या था, इफ़ेक्ट था किसका, थ्रस्ट का। और थ्रस्ट हमने क्या देखा, वो जो फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो हमने क्या समझी, क्या था वो, थ्रस्ट। ओके, कोई डाउट इस पे? चलें आगे। चलो अब हम समझते हैं कि जैसे आपने ये देखा कि सॉलिड बॉडीज़ जो हैं उनमें नेचुरली एक वेट है और उस वेट की वजह से वो नेचुरली एक फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। तो सॉलिड बॉडी में तो वो प्रेशर है, क्या फ्लूइड में भी प्रेशर होता है क्या? जैसे कि एयर है और वाटर है, इसे हम फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड। क्या इसमें भी वो वेट प्रेशर होता है? हाँ, 100% इसमें भी प्रेशर होता है, यानी कि एयर और वाटर, यानी कि एयर और लिक्विड मटेरियल में भी एक वेट होता है। इसकी वजह से उनका भी अपनी एक फोर्स होती है, इसकी वजह से उनकी भी अपनी एक वेट होता है। आई बात समझ में? सॉरी, उनका भी अपना एक प्रेशर होता है। डन। अब इन प्रेशर को समझने के लिए कंसेप्ट ये है कि मैंने आपको पिछली क्लासेस एनसीईआरटी जो भी पढ़ाई उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके बताए थे कि पानी नीचे की दिशा की ओर भी प्रेशर लगाता है, बॉटम पे भी। उसका लेटरल प्रेशर, वर्टिकल प्रेशर तो है ही है, उसका लेटरल प्रेशर भी है, वो साइडों की ओर भी पानी प्रेशर लगाता है। आप उसमें चीज़ इमर्स करें तो वो ऊपर की ओर भी आपको प्रेशर लगाएगा। दूसरी तरफ हमने गैस के बारे में भी ये पढ़ा था कि एयर टाइट कंटेनर है, गुब्बारे के लेवल पर हमने ये बैलून के लेवल पे पढ़ा था कि आपने पूरा भर दिया और हल्का सा कहीं से भी अगर उसको आप थोड़ा सा ओपन छोड़ते हैं सारी एयर वहाँ से बाहर निकल जाएगी, यानी कि वो जिस वेसल में एयर है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है। और ऐसे ही वाटर भी प्रेशर लगा रहा है हर डायरेक्शन में। ओके, हमने ये समझा था ना? वेरी गुड। तो उसी तरह से ये लिखा गया है कि प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, जो भी मास ऑफ फ्लूइड आपने कन्फाइन कर रखा है, जैसे कि पानी में, जैसे कि बोतल में पानी, जैसे कि बोतल में हवा, आपने एक फ्लूइड का मास उसके अंदर कन्फाइन कर रखा है ना, तो वो लिखा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। वो हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है अनडिमिनिश्ड मैनर में। ओके, अब इसके सिद्धांतों को समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। वहाँ से बायोएंसी का सिद्धांत आएगा, दैट इज़ अप थ्रस्ट, और बायोएंट फोर्स का सिद्धांत आएगा। इसको समझते हैं, कई उदाहरणों के तहत इसको देखेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप
ने हमेशा घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि जब आप नहाने के लिए बकेट में पानी भर लेते थे, हम तो बचपन में ये बहुत करते थे, तो जो मग है उसे उल्टा करके पानी में डुबाना चाहते थे। पानी में हल्का सा अंदर जाके उसको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करते थे, बुलबुले बाहर आते थे, मज़ा ही बड़ा आता था। ये ड्रामे हम बड़े किया करते थे और मुझे तो बड़े बड़े बुलबुले बनाने का मज़ा आता था। मैं तो इतना इंटैक्ट अंदर ले जाता था कि थोड़ी भी एयर उसकी लॉस ना हो। तो जब आप उस कंटेनर को यानी कि उस मग को पानी की ओर लेकर के गए, पानी के अंदर आप उसे इमर्स करना चाहते हैं, तो आप एकदम से नोटिस करें कि जब वो पानी के बाहर था तब तो उसका आपने उसको कैरी किया था, वो खाली था, आपका कोई ज़ोर ही नहीं लग रहा था, कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप उसे पानी में इमर्स करना चाहते हैं, आपको तो ज़ोर ही बहुत लगाना पड़ रहा है। इससे आपको क्या समझ में आया कि पानी के द्वारा उस पर एक अपसाइड की डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, यानी कि एक फ़ोर्स लग रही है। आई बात समझ में? ये किस तरफ लग रही है? क्योंकि एक्चुअली में उस बॉक्स को नीचे की ओर खींच रही है ग्रेविटेशन। कौन खींच रहा है नीचे की तरफ? ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी ओर खींच रही है। अब इसको इस एक्सपेरिमेंट के साथ करिए। सपोज़ कीजिए एक कोको कोला या थम्स अप या बीट एनी बॉटल खाली है, आपने ढक्कन बंद किया और टब में रख दी। क्या वो टब में तैरना शुरू कर देगी या डूबेगी? आप नोटिस करेंगे कि वो तैर रही है, ऊपर ही फ्लोट कर रही है। अब आप अपने हाथों से उसे जब इमर्स करना चाहेंगे तो आपको ये फील होगा कि आपका ज़ोर लग रहा है, यानी कि आपकी तरफ से फोर्स लग रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी की तरफ से अपवर्ड डायरेक्शन में उस बोतल पर फोर्स लग रही है। ओके, अब ऐसे में अगर आपको उस बोतल को अंदर ले जाना है, पानी में डुबाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हाथों से और ज़ोर लगाना पड़ेगा, फिर ही भी बोतल उस पानी में डूबेगी ना, तब तक तो नहीं डूबेगी। तो सबसे पहला सिद्धांत ये है कि जो पानी की तरफ से उस बोतल की ओर अपवर्ड फोर्स लग रही है, इसे हम अपथर्स्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अपथर्स्ट कहते हैं। और इसे ही हम बायोएंट फोर्स कहते हैं। इसे ही हम बायोएंट फोर्स कहते हैं। एक्चुअली में यही है ना जो फ्लोट करने में, स्विम करने में, तैरने में मदद करती है ना? हम इसी की मदद से वो अचीव कर रहे हैं ना, बायंसी, हम तैर पा रहे हैं ना। तो ये बायंट फोर्स है एक तरह से, जो ऊपर की ओर लग रही है। अब आपका एक दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर ऐसा क्यों हुआ? ये पानी की बोतल उस पानी के सरफेस पे ही क्यों रही? ऊपर ऊपर क्यों रही, अंदर क्यों नहीं जा पाई? मैंने आपको जवाब दिया कि पानी की तरफ से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लग रही थी, जिसे अपथर्स्ट कहा मैंने, या मैंने बायोएंट फोर्स कहा। तो आपने पूछा होगा, सर क्या इस बोतल को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रही थी? यकीनन इस बोतल को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, इसमें कोई समस्या कारण नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अर्थ जब उसे अट्रैक्ट कर रही थी, तो उस पानी की बोतल पर अर्थ एक फोर्स लगा रही थी, जिस फोर्स से अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही थी। और जिस फोर्स से अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही थी, इसे हमने एक संख्या दी है, वेट। इसे हमने क्या कहा है? वेट। और वेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमने ये समझा है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है ना कि एक्चुअली में उसका ऑब्जेक्ट का वेट उतना ही है जितनी फोर्स अर्थ उस पर अट्रैक्ट करने के लिए लगा रही है, वो उसका वेट है। और वेट का ये फॉर्मूला है, तो देखना पड़ेगा ना। ये तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो देखना पड़ेगा ना कि मास कितना है। ये मास कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट हुआ ना यहाँ पर। तो मास का कंसेप्ट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वेट का जन्म उसी से हो रहा है। और इसी वेट को एक तरह से हम वो बल कह रहे हैं जिस बल से पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? तो ये बहुत कम है उस मुकाबले, ये वेट बहुत कम है उस मुकाबले जिस फोर्स से पानी इस बोतल को ऊपर की ओर भेज रहा है। आई बात समझ में?
नाउ लुक एट द मास ऑफ द वाटर, लुक एट द मास ऑफ द वाटर। आपने देखा तो फिर वो उसी लेवल पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऊपर की ओर लगा रहा है ना। अब हमारे पास एक उपाय है। वो कौन सा उपाय है? देखो, आपका एक वेट है, जिस वेट की वजह से आप नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि आप डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पानी आपको अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। आउटकम ये है कि अपवर्ड फोर्स आपकी डाउनवर्ड फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए आप अपवर्ड रह रहे हैं। तो आप एक काम करिए, आपको डूबना है ना पानी में, आपको चीज़ इमर्स करानी है ना, उसका सिंपल सा तरीका है, आप